हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव आईएएस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 31st ऑफ जुलाई 2020। तो गाइस आज है 31 जुलाई 2020 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए और इस द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आप क्लिक करोगे तो नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू यूपीएससी क्या क्या मिल जाता है। डेली आपको द हिंदू एनालिसिस मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो, साथ ही साथ आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाती है। डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। डिजिटल नोट्स यानी कि जितने भी करंट अफेयर्स हमारे न्यूज़पेपर में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एडिटोरियल हो चाहे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव न्यूज़ हो, उसके रिगार्डिंग जितनी भी स्टैटिक पोर्शन होता है वो आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप स्टैटिक पोर्शन को लिंक कर सको करंट अफेयर से। उसके बाद एनसीईआरटी मिल जाती है, डेली आंसर राइटिंग, स्टैंडर्ड बुक्स और साथ ही साथ आप फ्री गाइडेंस ले सकते हैं मुझे यहाँ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करके। साथ ही साथ यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं अपने न्यूज़पेपर के ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके भी जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे आप दबा देना क्योंकि आप एक छोटा सा सपोर्ट कर ही सकते हैं। आपको बस खाली एक छोटा सा क्लिक करना है, बैठे बैठे वहाँ पे एक छोटा सा क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। देखते हैं सबसे पहले आज का न्यूज़पेपर। पेज नंबर 1 पे आते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा ये वाला, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको एक याद रखना है। जो इंडिया है, इंडिया 5th हाईएस्ट में आ गया है जहां पर सबसे ज़्यादा डेथ हुई है, ठीक है। इंडिया 5वां ऐसा है, ठीक है। इंडिया 5वीं कंट्री ऐसी है जहां पे सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है ये। आर्टिकल जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में वो है हमारे लिए NCW आर्टिकल। हालांकि है किसी को यहाँ पे जो हमारी वुमेन है, महिला है, फीमेल है, उसको यहाँ पे इंकरेज करते हुए है, उसका एफर्ट इंकरेज करने के ऊपर है यहाँ पर। बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो NCW ने ही ये काम करा है ना। तो नेशनल कमीशन वुमेन, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में। तो इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पर नोट्स डाल दिए, आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। अब सबसे पहले हमारा जो ये NCW है ये GS पेपर 2 में आएगा, ठीक है। इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, तो बात करें ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, संवैधानिक बॉडी है ये। जनरली जो कि क्या काम करती है, गवर्नमेंट जो है हमारी सरकार है उनको एडवाइस करती है किस चीज़ को लेकर। जो वेमेन है, विमेन अगर किसी चीज़ से परेशान हो रही हैं, ठीक है, या फिर कोई पॉलिसी जो मैटर्स कर रही है या फिर विमेन किसी भी चीज़ से अफेक्ट हो रही है तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को क्या करना, एडवाइस करना। इसलिए हमारी ये बॉडी वर्क करती है। ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, इंपॉर्टेंट थिंग है, एस्टेब्लिश हुई थी 31 जनवरी 1992 में अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे ये डिफाइंड करा गया है एज डिफाइंड इन 1990 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिफाइन करी गई हैं उसमें। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आती है, इस कमीशन की फर्स्ट हेड कौन थी। फर्स्ट हेड थी जयंती पटनायक, ओके। फर्स्ट हेड अगर आपसे क्वेश्चन आए NCW की तो वो है जयंती पटनायक। और अभी की समय कौन है, रेखा शर्मा इसकी अभी की चेयरपर्सन है, ठीक है। तो हमने कवर कर लिया NCW को, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये NCW। आते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। पेज नंबर 2 पे देखें कौन कौन से आर्टिकल है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है हमारा ये वाला आर्टिकल, गवर्नमेंट ने कट कर दिया है वैट डीजल के ऊपर और प्राइस डाउन कर दिया है बाय ₹8 यहाँ पे डाउन कर दिया है डीजल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे केजरीवाल का डिसीजन है ये, और क्या हेल्प करेगा, इकॉनमी को, अर्थशास्त्र को बूस्ट करने में यहाँ पे ये हेल्प कर सकता है, ठीक है। किसकी कैपिटल, हमारी न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली की जो इकॉनमी है उसको बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है ये छोटा सा स्टेप इनका। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर एक और यहाँ पे हो जाती है, वैट क्या है, फुल फॉर्म तो पता होगा, वैल्यू एडेड टैक्स। यहाँ पर ये है क्या वैट, और ये हमारे इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इकॉनमी कहाँ पे आती है, हमारी GS पेपर 3 में, ठीक है। साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी आती है। तो अभी हम वैट की बात करें तो GS पेपर 3 इकोनॉमी टॉपिक कौन सा होगा, टैक्सेस, उसमें आ गया हमारा वैल्यू एडेड टैक्स। ये एक टाइप ऑफ कंजम्पशन टैक्स है, ठीक है। टैक्स आप कब दोगे, जब आप चीज़ों कंज्यूम करोगे। जो इंडियन गवर्नमेंट है ये अप्लाई करते हैं सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब कोई सामान बेचा जाता है तो उसके ऊपर अप्लाई करा जाता है, यानी कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज दी जाती है तो उसके ऊपर अप्लाई करती है इंडियन गवर्नमेंट इस टैक्स को। वैट जो है ये बिजनेसमैन के द्वारा पे नहीं करा जाता है, इनके द्वारा
कलेक्ट करा जाता है, ठीक है, कलेक्टेड बाय बिजनेसेस। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ये क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर उसके रिगार्डिंग हम लोग टैक्स दे रहे हैं। और बिजनेस आप समझ लो यहाँ पे कोई कंपनी है तो वो यहाँ पे अगर कोई चीज़ प्रोवाइड कर रही है तो वो टैक्स ले रही है, तो यहाँ पे बिजनेस क्या है, वो कलेक्ट कर रहा है टैक्स को, ठीक है। तो हमने वैट को कवर किया। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं वैट के बारे में कि जो रुपीज़ हैं वो यहाँ पर अभी कम कर दिए हैं, 8 रुपये घटा दिए हैं डीजल के ऊपर हमारे कैपिटल ने, न्यू दिल्ली ने। चलो, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हालांकि इसके ऊपर पूरा आज एक आर्टिकल, एक और एडिटोरियल है, आज मैं आपको और अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अच्छी तरीके से मैंने एक आंसर राइटिंग की तरह प्रॉपर मैनर में तैयार कर रखा है। बट यहाँ पर एक और चीज़ है कि क्या हमारे फ्लॉज हैं, इसमें क्या गलतियाँ हैं, कुछ यहाँ पे फ्लॉज भी डिस्कस कर दिए गए हैं। फ्लॉज यहाँ पर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। किसने बताया? ये मनीष सिसोदिया ने यहाँ पर जो फ्लॉज वगैरह इसकी कमियाँ बताई हैं। फ्लॉज हम बाद में बात करेंगे, है ना, भूलेंगे नहीं, बाद में बात करेंगे एडिटोरियल के बाद, ठीक है, जब हम एडिटोरियल डिस्कस कर लेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारा, चलते हैं पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। आप ऐसे थोड़ी ना आर्टिकल ये वाले, ये सब आर्टिकल थोड़ी ना कवर करने लायक हैं, तो आप इन आर्टिकल को स्किप कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। अभी नॉर्थ और ईस्ट से रिलेटेड यहाँ से भी कोई रिलेटेड आर्टिकल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं आते हैं। फिर उसका आता है पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पर भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं हैं। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज एडिटोरियल। एडिटोरियल होता है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये वाला आर्टिकल, गोइंग अहेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, मैं एक आपको ओवरव्यू दे दूं कि जो ये आर्टिकल है किस चीज़ के ऊपर है। कि अभी यहाँ पे आपने देखा होगा राजस्थान हाई कोर्ट में सिचुएशन देखने को मिली डिफेक्शन को लेकर, कि जो एमएलएज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफेक्शन कर देते हैं, यानी कि पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेप्स उठाए गए, किसके द्वारा, यहाँ पे स्पीकर के द्वारा। फिर स्पीकर के द्वारा स्टेप्स उठाए गए तो हाई कोर्ट ने क्या करा, उसको रोकने की कोशिश करी। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, अगर यहाँ पर ऐसे ही चलेगा सिस्टम कि कोई ये ऐसे रोकेगा वैसे रोकेगा, ये जो पॉलिटिकल नॉर्म्स आएंगे बीच में, यहाँ पे राजनीतिक वाले यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाओगे, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है हम लोगों के लिए, ठीक है। ये डेमोक्रेसी जो है वो ट्रबल में आ सकती है अगर यहाँ पे लॉ अपने हिसाब से पॉलिटिक्स के द्वारा अगर लॉ वगैरह चलाए जाएंगे अपनी तरफ से, जो है रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें घुसेड़े जाएंगे। तो नाउ इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे एक आंसर राइटिंग फॉर्म में, मैंने पूरा का पूरा प्रॉपर मैनर में तैयार करके रख रखा है। तो उसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। आप आज आपको सब कुछ पता चल जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। उसके बाद ये जो हमारा इशू है किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन से हमारे जीएस पेपर में इंक्लूड होता है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो चलते हैं अपने टेलीग्राम पर हमारे पास हैं नोट्स सारे के सारे। तो देखते हैं, यहाँ पर जीएस पेपर 2 में आएगा हमारा ये वाला टॉपिक, पार्लियामेंट जुडिशरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे टॉपिक बन सकता है। न्यूज़ में यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ जो हमारा सिचुएशन है, जैसे मैंने अभी बताया एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर। अभी हम लोग बात करें बैकग्राउंड क्या है, जो 19 रेबल एमएलएज हैं राजस्थान रूलिंग पार्टी के, जो कांग्रेस के इस समय रूलिंग पार्टी, वहाँ पे जो हमारे 19 रेबल एमएलएज हैं, रेबल मतलब ये जो राजद्रोह एमएलएज हैं, क्या करा इन्होंने, पार्टीज वगैरह चेंज करते रहते हैं, तो पार्टीज वगैरह चेंज करी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर फाइल कर दिया एक पेटिशन बिफोर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने यहाँ पे एक पेटिशन लिख दिया, ठीक है। पेटिशन क्या होता है, रिटन फॉर्म में है ना, एक पेटिशन डाल दिया और चैलेंज करने के लिए यहाँ पर कि चैलेंजिंग द डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस इशू टू देम बाय असेंबली स्पीकर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। असेंबली स्पीकर ने इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ के यहाँ पर तहत सारी चीज़ें डाल दी थी, तो इसके खिलाफ इन्होंने एमएलए ने क्या करा, हाई कोर्ट में पेटिशन डाल दिया, ताकि जो हाई कोर्ट है वो इसको स्टे कर दे, रोक दे, है ना। अब यहाँ पे बात करें हाई कोर्ट का स्टैंड क्या रहा। फिर हाई कोर्ट ने जब इन्होंने पेटिशन डाला तो हाई कोर्ट ने क्या स्टेप उठाया, हाई कोर्ट ने डायरेक्ट करा स्पीकर को कि जो ये एक्शन है, तुमने जो एक्शन लिया है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में चीज़ों को डालने का जो एक्शन उठाया है, ठीक है, स्टेप उठाया है, इसको डेफर कर दो। डेफर मतलब आगे फ्यूचर के लिए टाल दो, ठीक है। स्पीकर टू डेफर एक्शन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन, आगे फ्यूचर के लिए टाल दो, अभी के अभी यहाँ पर, और अभी कोई डिसाइड नहीं होगा इस मैटर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर और दूसरी चीज़ क्या बोली इन्होंने, ये हाई कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट करा कि एक्सटेंड टाइम टू फ्लाइज रिप्लाइज टू डिस्क्वालिफिकेशन नोटिसेस, जो टाइम है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, टाइम है उसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है। एक तरफ से मतलब वही है, टाल दिया जाए। तो अभी हम बात करें स्पीकर का आर्ग्यूमेंट क्या रहा, यानी कि हाई कोर्ट ने अपना तो जवाब दे दिया, अब स्पीकर का क्या रिस्पॉन्स रहा उसमें। स्पीकर ने भी यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या, सबसे पहले जो तुमने ये सब बोला है वो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल,
असंवैधानिक है। सीकिंग अ स्टे ऑन हाई कोर्ट डायरेक्शन, यानी कि अगर यहाँ पर हाई कोर्ट के डायरेक्शन को जो ये हाई कोर्ट ने स्टे दिया है स्पीकर को, इसको डायरेक्शन को देखते हुए स्पीकर ने ये बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और साथ ही साथ जो स्पीकर की पावर है, जो संविधान में मेंशन्ड है स्पीकर की पावर, उसका वायलेट करती है। सेकंड, क्या बोला स्पीकर ने कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंटरवेंशन करे हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती। गिविंग द रेफरेंस, यहाँ पे एक केस का यहाँ पर दिया, एक केस का एग्जाम्पल दिया, केस का नाम देख सकते हो, और यहाँ पे ये कहा गया कि जो हाई कोर्ट है वो नो कोर्ट कैन इंटरवीन इन बिटवीन, यानी कि स्पीकर जो भी यहाँ पे अपना डिसाइड करेगा सिचुएशन किस चीज़ को लेकर, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, उसमें हाई कोर्ट हमारा इंटरवीन जो है बीच में नहीं आ सकता। नाउ इन्होंने ये भी कहा दो हाई कोर्ट है उसके पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि वो प्रोसीडिंग्स जो है उनको डेफर करने के लिए कहे, यानी कि आगे फ्यूचर पे चीज़ें टालने के लिए यहाँ पर कहे स्पीकर से, ऐसा कोई यहाँ पर हाई कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन, ऐसी कोई लॉ नहीं है। और उसके बाद अब बात करें जो प्रोसीडिंग्स है अंडर 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल के अंडर में ही आता है हमारा कौन सा, एंटी डिफेक्शन लॉ। जो प्रोसीडिंग्स चल रही है अंडर 10th शेड्यूल फॉर द स्पीकर आर प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर्स की प्रोसीडिंग्स हैं और इसको इंटरफेयर नहीं करी जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पर इसको इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, ऐसा बोला गया हाई कोर्ट से, और यहाँ पर ये चीज़ें देखी गई। उसके बाद शो कॉज नोटिस, यहाँ पर एक स्टेप मैं उठा सकता हूँ, वो क्या उठा सकता हूँ, कॉज नोटिस दिखा सकता हूँ। कॉज नोटिस का मतलब क्या है, स्पीकर ने बोला ही सेड ही हैड ओनली इशूड शो के कॉज नोटिस, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, एक कॉज नोटिस दिखा सकते हैं एमएलएस को। ठीक है, एमएलएस को दे सकते हैं कौन सा कॉज नोटिस। अब यहाँ पे कॉज नोटिस होता क्या है, एक कंप्लेंट फाइल्ड बाय द कांग्रेस चीफ, यहाँ पे इसका मतलब है कि रिक्वायर अ पार्टी टू एक्सप्लेन, यानी कि उसको चांस देंगे, जो भी पार्टी के अगेंस्ट यहाँ पे स्टेप उठाए गए हैं ऐसा, तो उसको एक चांस देंगे कि वो एक्सप्लेन करें कि हम उसके अगेंस्ट स्टेप क्यों ना उठाएं। ठीक है, अगर पार्टी कन्विंस नहीं कर पाती है, फेल हो जाती है कि यहाँ पर हाँ बता नहीं पाती कि हाँ उसके अगेंस्ट हम लोग स्टेप क्यों ना उठाएं, तो फिर उसके अगेंस्ट यहाँ पर स्टेप जो है ऑब्वियसली एक्शन जो है वो लिया जाएगा। जो नोटिस है वो अपॉर्चुनिटीज थी एमएलएस के लिए टू एक्सप्लेन देयर कंडक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये एमएलएस के लिए अपॉर्चुनिटी है, सही बात है कि जब उन्हें चांस दिया जा रहा है कि तुम एक्सप्लेन करो कि हम तुम्हारे खिलाफ स्टेप क्यों ना उठाएं, तो फिर वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखी जाएगी। नाउ सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट क्या है, वही सब है कि जो हमारा 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एंटी डिफेक्शन जो हमारा लॉ है उसको लेकर प्रोसीडिंग्स करी जाए, ये सारी बातें हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात ही बोली, क्या स्पीकर जो है वो ट्रिब्यूनल की तरह है, ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकार है। ठीक है, न्यायाधिकारी है, इसको क्या काम करना है, यहाँ पर ये पॉलिटिकल इंटेंशंस नहीं दिखा सकता अपने बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, बार बार नाम आ रहा है डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल, तो ये है क्या चीज़ें। तो यहाँ पर हम देखें सबसे पहले 10th शेड्यूल में, जो 10th शेड्यूल के अंडर में आता है हमारा एक एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन मतलब छोड़ के जाना, मतलब डिफेक्शन मतलब छोड़ के जाना। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि कोई यहाँ पे एमएलए है हो गया, वो वहाँ पर पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग अगर ऐसा होता रहेगा, क्योंकि ऐसा काफ़ी टाइम पहले से ही देखा जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग लॉ भी बनाया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ, कि इसके खिलाफ स्टेप उठाया जाएगा और जो भी ऐसा करेगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ पास करा गया था 1985 में, 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू यहाँ पर इसको पास करा गया, और यहाँ पे ऐड करा 10th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में 10th शेड्यूल को ऐड करा गया। अब जो मेन इंटेंट था लॉ का वो इसलिए था कि जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस हैं उनसे हम लोग कैसे लड़ सकें, इसलिए यहाँ पर इसको लॉ को लाया गया। अकॉर्डिंग टू इट जो मेंबर है हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टीज बिकम्स डिस्क्वालीफाइड। ओके, यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखें, जो हमारा लॉ है इसके अकॉर्डिंग देखें, जो भी मेंबर किसी भी हाउस को बिलोंग करता है, ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। कब होगा, जब वो क्या करेगा, अपनी मेंबरशिप जो है वो छोड़कर दूसरे के उसमें ज्वाइन हो जाएगा, यानी कि अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन होगा, तो उसके खिलाफ ऑब्वियसली स्टेप उठाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। नाउ अब कुछ एक्सेप्शंस हैं डिफेक्शन के थ्रू, यानी कि जो डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि अगर कोई पार्टी छोड़ के गया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर तो दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि यहाँ पर वो छोड़ सकता है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस के अंदर छोड़ सकता है। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, सबसे पहली फर्स्ट कंडीशन देखें, अगर वो मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी, अगर वो अपनी पार्टी से जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ द पार्टी, यानी कि अगर उसका एज अ रिजल्ट, यानी कि क्या कह के जाता है, मर्जर ऑफ द पार्टी करके जाता है विद अनदर पार्टी, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ मर्ज होगा दूसरी पार्टी से,
तो ये मर्जर जो है टेक प्लेस, यानी कि मर्जर जो है ये हो सकता है, ऐसा काम करा जा सकता है, पार्टी में जो है वो छोड़ के ज्वाइन कर सकता है दूसरी। लेकिन क्या चाहिए उसमें, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी हैव एग्रीड टू सच अ मर्जर, यानी कि जो जिस पार्टी से वो जा रहा है दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, वहां पर 2/3 यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनका एग्रीमेंट चाहिए। वो अगर कहेंगे हाँ ज्वाइन कर लो, तो यहाँ पर ये ज्वाइन कर सकता है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है पावर ऑफ स्पीकर की भी, विद रिगार्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन जो है उठता है डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो हमारा स्पीकर जो है ये स्टेप उठाता है। ठीक है, तो हमने सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। अब प्रॉब्लम क्या आई, कि प्रॉब्लम ये आई, अब यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, जो हमने क्या करा, जो हमारा स्टैटिक पोर्शन था वो तो हमने कवर कर लिया। कुछ करंट चीज़ें से रिलेट करेंगे। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन हमने जो देखो 10th शेड्यूल, डिस्क्वालिफिकेशन, प्रोसीडिंग्स, ये सारी चीज़ें वही हैं, हमने इसके बारे में कवर कर लिया है। अभी हम बात करें जो स्टे करा है स्पीकर के एक्शन को, जो स्पीकर का एक्शन था मैंने अभी आपको बताया, हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया था, स्टे करा था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है ये सिस्टम सही नहीं है। ठीक है, ये एक स्टॉप दे देता है हमारे संविधान को। अभी आप देखोगे तो ऐसा तो कोई भी कर सकता है। फिर यहाँ पर अगर ऐसा सिस्टम अगर अभी भी अपनाया गया, यानी कि अभी भी ऐसा अगर हो गया, स्टे ऑर्डर प्रोवाइड करा दिया गया, तो फिर क्या होगा, कोई भी मेंबर होगा, कोई भी कोर्ट जाके स्टे ऑर्डर ऐसे दे सकता है और स्टॉप कर सकता है इस प्रोसीडिंग्स को। कोई भी प्रोसीडिंग अगर ऐसी चलती है डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो उसको कोई भी जाके आदमी भी जाकर उसको स्टॉप कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी हम बात करें और क्या है नेक्स्ट है, वी मस्ट नो दैट पॉलिटिक्स जो है हैज़ अ वे ऑफ गेटिंग अहेड ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, काफ़ी सारे न्यू रूल्स आए, काफ़ी सारे न्यू हमारे नॉर्म्स हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे नॉर्म्स हैं, लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम ऐसे ही जो है सिचुएशन लेकर चलेंगे और न्यू पॉलिटिकल नॉर्म्स यानी कि अपने नए नए राजनीतिक रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें इंप्लीमेंट करते रहेंगे, इसमें इंजेक्ट करते रहेंगे, तो फिर ये डेमोक्रेसी के लिए ट्रबल बनने वाला है। ठीक है, दिस इज़ द आर्टिकल। तो ये आर्टिकल था हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। तो गाइज अभी आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बताएं ये आर्टिकल आपको समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, एन एजुकेशन पॉलिसी दैट इज स्वीपिंग इन इट्स विजन। ये पूरी की पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात है। ठीक है, पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी पॉलिसी के बारे में बताया गया है। तो आई विल डिस्कस अबाउट इट और इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक आंसर राइटिंग फॉर्म में अपने तरीके से हम कवर करते हैं। ठीक है, जो न्यूज़पेपर हम कवर करते हैं वो हम बिल्कुल अपने तरीके से कवर करते हैं। तो फिर चलते हैं अपने टेलीग्राम के ऊपर, स्टैटिक पोर्शन जहाँ पे हम रख रखा है हमने। जीएस पेपर 2 में आएगा हमारा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि हमारा टॉपिक किस किस टॉपिक के अंडर में हमारा ये टॉपिक आ सकता है, एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। ओके, न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है कि जो हमारा यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। ठीक है, सही बात है, हमारा परसों शाम को ही आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद इसका एम क्या है, एम है कि जो इंडिया है उसको एक ग्लोबल नॉलेजेबल पावर बनाई जाए, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाया जाए इस पॉलिसी के थ्रू। अब जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया रीनेम। अब एक चीज़ याद रखना, ठीक है, एक चीज़ याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आपने इस बॉडी का नाम सुना होगा क्योंकि यही सारी चीज़ें देखती है रिगार्डिंग एजुकेशन। तो यहाँ पर जो ये बॉडी थी इसका नाम भी बदल दिया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की लाने के साथ साथ इसका नाम भी बदल दिया गया और नाम दे दिया गया ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं है, अब हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ओके, अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसने क्लियर किया, क्लियर बाय द कैबिनेट के द्वारा क्लियर किया गया और यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई, फ्रेमवर्क लाया गया पूरा का पूरा, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 2 अर्लियर एजुकेशन पॉलिसीज जो है लाई गई थी पहले भी, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये जो है हमारे इंडिया में पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा हिस्ट्री में पहले दो बार और हो चुका है। 1968 में हुआ था, फिर उसके बाद 1986 में हुआ था, एक बार और हुआ था। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ से हाईलाइट करा है। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम यहाँ पर भी न्यूज़पेपर को भी कवर करेंगे, साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन जैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ आपको मिलेंगी। तो देखो 2 तो वहाँ पे हो गए, एक बार और हुआ था 1992 में। 1992 में बस खाली हल्का सा माइनर एक मॉडिफिकेशन करा था, जो मॉडिफाई कर देते हैं ना, हल्का सा मॉडिफाई कर दिया था, बट उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे कि हाँ वो पॉलिसी पूरी चेंज करके लेकर आए थे। ठीक है, तो हमारे 3 बार हो गया है वो, यहाँ पे आप समझ लो ये चौथी बार है। अब हम बात करें ये किस लिए है, एक तो किस लिए है कि यहाँ पर 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो जाए स्कूल एजुकेशन में 2030 तक।
अब यहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था, यानी कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन ले रहे हैं। सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स जो हैं, प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स, वो कितने लोगों ने यहाँ पर एडमिशन ले रखा है, ठीक है, जिससे पता चलता है हाँ कंट्री में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिसी की, सबसे पहला स्टेप क्या उठाया है, जो करंट अभी हमारा 10+2 का सिस्टम चल रहा था कि हाँ कहते हैं हम लोग 10+2, ठीक है 12, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब ये रिप्लेस कर दिया गया 5+3+3+4, 5+3+3+4, यानी कि पहले नर्सरी से लेके आप सेकंड क्लास तक क्या कहलाओगे, फर्स्ट 5, उसके बाद सेकंड से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, थर्ड से लेके फिफ्थ तक नेक्स्ट 3, फिर उसके बाद यहाँ पे 6th 7th 8th, ठीक है, 8th तक यहाँ पर क्या हो गया, नेक्स्ट 3, और जो बाकी फोर्थ बचे 9 10 11 12, 9 to 12 हमारा फोर्थ, यानी कि अब ये 10+2 का सिस्टम खत्म हो गया, 5+3+3+4 का सिस्टम आ चुका है। अब 10+2 नहीं कहोगे, ठीक है, अब इतनी लंबी बात बोलोगे। चलो फिर अभी हम बात करते हैं। उसके बाद अभी और क्या चीज़ें हैं, इट विल अनकवर्ड एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 years अंडर स्कूल करिकुलम विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज द क्रूशियल स्टेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज ऑफ चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एज के बारे में, कहीं आप कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी, देखो 3 से 8 साल, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18, यहाँ पर ये एज भी बता दी गई है। 3 से 8 तक हमारे 5वें जो है पहले 5 उसमें रहेंगे फेस में, उसके बाद 8 से 11 सेकंड तीसरे फेस में, 11 से 14 तीसरे फेस में, उसके बाद 14 से 18 जो है हमारे वो 12 तक अपना वो काम करेंगे। इस चीज़ को याद रखना। साथ ही साथ इन्होंने क्या चीज़ें कवर करी, 12 years ऑफ स्कूलिंग, 12 साल यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं उसकी स्कूलिंग, विथ 3 years ऑफ आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी को भी डाल दिया, जो प्री स्कूलिंग होती है, ठीक है, वो भी यहाँ पर ऐड कर दी है। साथ ही साथ क्लास 10 और 12 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, ताकि जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं उनको टेस्ट करा जाए, यानी कि रेक्टाफिकेशन जितनी ना करी जाए और चीज़ें जो है समझ के करी जाए। साथ ही साथ जितने स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम 2 बार लेने की यहाँ पर परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे स्कूल गवर्नेंस है जो यहाँ पे सेट करा जाएगा, ताकि वो चेंज करे, और न्यू एक्रेडिशन फ्रेमवर्क, यानी कि जो इन्हें मान्यता मिली है इस फ्रेमवर्क को रेगुलेट करा जाएगा। दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट स्कूल, यानी सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों में ही यहाँ पर ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। और साथ ही साथ इन्होंने एम्फेसिस करा, जोर दिया किस चीज़ के ऊपर, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी, यानी जो भी बच्चा है उसकी मैथमेटिकल स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा स्टार्टिंग से ही, कि वो स्टार्टिंग से अपने मैथमेटिक्स बेसिक्स के ऊपर अच्छी तरीके से काम कर सके। और जितने भी हमारे जैसे कि हमारी पढ़ाई के साथ साथ जितने स्पोर्ट्स रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है, उन चीज़ों के ऊपर भी ज़्यादातर ध्यान दिया जाएगा। वोकेशनल स्ट्रीम को खासकर ध्यान दिया जाएगा, जो हमारी सिंगिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है, किसी को सिंगिंग में अगर शौक है तो उन सारी चीज़ें रिलेटेड रहेंगी, यानी कि दोनों चीज़ों को इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाएगी, कोई यहाँ पर सेपरेशन नहीं रहेगा इन दोनों के बीच में। अकेडमिक स्ट्रीम साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर और वोकेशनल स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें अब एक ही रहेंगी, इनमें कोई सेपरेशन नहीं होगा। अब जो वोकेशनल एजुकेशन है ये स्टार्ट होगी क्लास 6 से लेकर इंटर्नशिप्स के साथ। उसके बाद टीचिंग है, अब टीचिंग की बात करें, ग्रेड अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट, यानी कि हम बात करें तो कि अभी जो क्लास 5 तक क्या होगा, मदर टंग में ही बात होगी, यानी कि कोई भी लैंग्वेज उस पर इम्पोज करने की कोशिश ना करी जाए, कि ये ना करा जाए कि हाँ भाई इंग्लिश बोल, ठीक है। तो वहाँ पर वो कोई भी अपनी रीजनल लैंग्वेज मदर टंग में जो कि उसके आसपास बोली जाती है, उसके एरिया में बोली जाती है, वहाँ पर वो लैंग्वेज बोल सकता है। असेसमेंट रिफॉर्म्स की बात करें अभी हम कुछ चीज़ें, तो अगर हम बात करें ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेसिंग फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, सबसे पहले हम बात करें न्यू और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2001, ये फॉर्मुलेट करा जाएगा एनसीटीई के द्वारा, किसके साथ मिलकर, एनसीईआरटी के साथ मिलकर, यानी ये सारी बॉडी हैं, सारी बॉडी जो है डेवलप हो रही हैं। और 2030 तक जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन है टीचिंग के लिए, वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगी, ठीक है। बीएड कितने साल का होने वाला है, 4 साल का। अब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात हो रही है, ये इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड 50% बाय 2035, यानी काम है हमें क्या करना है, 2035 तक हमें ये करना है, जो भी हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, कि जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कितने यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जो रेशियो होता है वो इसमें होता है, ठीक है, वो उसको रेज करना 2035 तक, ठीक है। अभी के टाइम पे कितना है, 26.3% है, और यहाँ पर करना कितना है, हमें 50% लेके चलना है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्सिबल करिकुलम रहेगा,
3 से 4 साल यहाँ पे 3 और 4 ईयर विद मल्टीपल एग्जिट और ऑप्शंस, यानी कि 3 से 4 साल तक वो कम से कम यहाँ पे काफ़ी बार एंट्री ले सकता है और निकल सकता है। ठीक है, एमफिल कोर्स है, एमफिल कोर्स को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है, एमफिल को हटा दिया गया है और यहाँ पे जो बैंक ऑफ क्रेडिट है इसको एस्टेब्लिश करने की बात करी गई है ताकि जो ट्रांसफर कर सकें क्रेडिट्स वगैरह। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, मेरूस की बात हो रही है, ये सेटअप करेंगे एक मॉडल, एक बेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को यहाँ पे ये जो है बिल्डअप करेंगे। अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात हो रही है, हमारी जो रिसर्चिंग वगैरह की हमारे टाइम है, जो रिसर्चिंग वगैरह की बॉडीज हैं ये भी क्रिएट करी जाएंगे एज एन अपेक्स बॉडी और यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर के ऊपर। ठीक है, जो रिसर्च है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेटअप करेगी एक सिंगल अम्ब्रेला, यानी कि एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी सेटअप करेगी जिसमें सारी चीज़ें देखी जाएंगी। एजुकेशन को किस चीज़ को छोड़कर, मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर यहाँ पर प्राइवेट हायर एजुकेशन, पब्लिक हायर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। ओके, यहाँ पे कुछ बॉडीज़ हैं जिनको जो कि ये सारी चीज़ें देखेंगी, आप इस बॉडीज़ के बारे में देख सकते हैं। अभी हम बात करें और चीज़ों की, वो क्या क्या चीज़ें हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो सारे कॉलेज हैं वो एक्सपेक्ट करे जाएंगे कि वो डेवलप करें इन ईदर एन ऑटोनॉमस। ठीक है, वो यहाँ पर एक अच्छी तरीके से डेवलप करें। और यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो डिग्री हमारी जो डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर ये एक जो है हमारा एक ऑटोनॉमस बॉडी है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ये भी यहाँ पर क्या क्रिएट करेगी एक प्लेटफॉर्म देगी हम लोगों को ताकि हम जो आइडियाज़ हैं उसको एक्सचेंज कर सकें रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं, इट ऑल्सो पेव्स द, यहाँ पे और क्या रास्ता दिखाया इसने कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपने कैंपस लगा सकती हैं इंडिया में। साथ ही साथ इन्होंने जोर दिया जेंडर इंक्लूजन फंड के ऊपर, स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर डिसएडवांटेजेस रीजन एंड ग्रुप्स, यानी कि यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया गया। साथ ही साथ पाली, पर्शियन और प्राकृत जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन है यहाँ पे ये भी सेटअप करे जाएंगे, यानी लैंग्वेज के ऊपर भी ध्यान दिया गया। साथ ही साथ ये एम करता है कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो एजुकेशन सेक्टर में और इससे 6% तक जीडीपी यहाँ पर कही जा रही है अचीव करने को। करेंटली जो अभी यहाँ पर कितना स्पेंड करती है इंडिया वो है हमारा 4.6%, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम बात करें इंडिया में एजुकेशन के बारे में कि जो एजुकेशन इंडिया में वो कहाँ कहाँ पर जो है प्रोवाइड करे जाती है, किस किस तरीके से वहाँ पर जो हमारा संविधान में वो उस चीज़ किस किस तरीके से मैंशनड है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें, पार्ट 4 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45 और 39 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इसके पास प्रोविजन है, इन्होंने क्या दिया है, स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल और एक्सेसिबल एजुकेशन, यानी कि इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1976 का, इसने एजुकेशन को मूव करा स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट में। उसके बाद जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी जाएंगी, एक ब्रॉड डायरेक्शन दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और वो उन्हें वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद 86 अमेंडमेंट 2002, यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये कर दिया जो एजुकेशन है उसको एक राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A। उसके बाद आप देखोगे राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009, फिर उसने एम करा कि जितने भी प्रोवाइड करी जाए प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, 6 से लेकर 14 साल तक यहाँ पे अच्छी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए और वो एक बंदे का हक बन जाता है, फंडामेंटल राइट बन जाता है। ये और क्या चीज मैंडेट करता है, जो 25% ऑफ रिजर्वेशन है डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए, सोसाइटी के लिए, वेयर एज डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स के लिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, कुछ स्कूल्स वगैरह हैं जो कि यहाँ पे डेवलप होते हुए आए हैं पहले से। चलो फिर हमने इस चीज़ के बारे में कवर कर लिया है, हमने दूसरा एडिटोरियल भी कवर कर लिया। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा ये वाला एडिटोरियल बिल्कुल सेम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेकर है कि क्या क्या वहाँ पे स्टेप्स उठाए गए हैं, क्लास 5, क्लास 8, 6% जीडीपी, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा बैंकिंग ऑन सीरोलॉजी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ जो हम इसे स्किप कर सकते हैं, जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है 60% यहाँ पे हैं कोविड-19, 20% यहाँ पे सर्वे हुआ है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फिर से यहाँ पर वो हमारे लिए सीरोलॉजी सर्वे। व्हाट इज सीरोलॉजी सर्वे, इंपॉर्टेंट चीज़ है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे रिगार्डिंग। अब सीरो सर्वे होता क्या है, सीरो सर्वे हमारा डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज़ को, मैंने इसके बारे में काफ़ी बार एक्सप्लेन कर रखा है। जो एंटीबॉडीज़ है उसको डिटेक्ट करता है बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जो कि हमारे वायरस से फाइट करती हैं। एंटीबॉडीज़ के बारे में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंटीबॉडी क्या है, इसे हम लोग इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। एक लार्ज वाई शेप्ड होती है, वाई शेप्ड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड मेनली बाय प्लाज्मा, यानी कि वाई शेप का ऐसी बॉडी होती है जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, प्रोटीन प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा। ठीक है,
अब आपको देखोगे, इसको देख लिया। अब यहाँ पे क्या करती है, इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको यूज करती है ताकि जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं, जो भी बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है, बीमार जो भी डिजीज को बना देते हैं शरीर में, ठीक है, बीमारी को बना देते हैं, जो पैथोजन वो होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारा पैथोजन को जो है मिटा देता है, पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देता है। और वो काम कौन करती है, वो हमारी एंटीबॉडी काम करवाती है। तो समझ गए ना, एंटीबॉडी का क्या है, एंटीबॉडी है, इसका काम होता है जो भी हमारी डिजीज है शरीर में उनसे लड़ाई करना, वायरसेस हैं उनसे फाइट करना। तो जो हमारा सीरो सर्वे है उसका काम है जो एंटीबॉडीज है उनको डिटेक्ट करना, साथ ही साथ इम्यूनिटी है हमारी उसको चेक करना, साथ ही साथ पास्ट इन्फेक्शन, यानी कि पिछले में यहाँ पे ये इंडिकेट करती है जितने पिछले हमें कोई इन्फेक्शन हुआ, यानी भूतकाल में हमें पास्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इस चीज़ को वो है इंडिकेट करती है, बताती है। उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन का टेस्ट करती है, साथ ही साथ यहाँ पे ये एलिसा का यूज करके, एलिसा क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये एक टेस्ट है जो कि डिटेक्ट करता है और मेजर करता है एंटीबॉडीज जो कि ब्लड में प्रेजेंट है, यानी कि ब्लड में हमारी कितनी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो इस चीज़ को देखता है। हमारा एलिसा टेस्ट जो होता है, एलिसा ये बताता है कि हाँ हमारे बॉडीज में एंटीबॉडीज काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने सीरोलॉजी को भी कवर कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ है, आप देखोगे इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल वैक्सीन, यहाँ पे वैक्सीन यहाँ भी है, कोई है नहीं, तो एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, कभी केस बढ़ रहे हैं कभी केस घट रहे हैं, ये सारी सिचुएशन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट एक चीज़ और मेंशन है यहाँ पर, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी टाइम से हमने कवर नहीं किया है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है हमारी एक अपेक्स बॉडी है इंडिया की, जो कि फॉर्मुलेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, और जो हमारी बायोमेडिकल रिसर्च होती है इसके रिगार्डिंग, इससे फॉर्मुलेशन का काम, इसको कोऑर्डिनेट करने का काम, इसको प्रमोट करने का काम हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च करती है। साथ ही साथ इसको फंड कौन देता है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड देता है। आपको पता होगा किसी भी बॉडी को रन करने के लिए फंड चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड देता है, किसकी हेल्प से, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हेल्प से। और इसका हम देखें जो फॉर्मेट कब हुई, 1911 में, इसका IRFA था। गाइज आप लोग आज IRFA की फुल फॉर्म बताओगे जल्द से जल्द, यहाँ पर कमेंट में बताओ IRFA क्या था, यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है। 1911 में यह IRFA नाम था, उसके बाद 1949 में इसको रीनेम कर दिया गया, ICMR कर दिया गया। ओके चलो, ICMR को भी कवर कर लिया हमने। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आगे चलते हैं 7th पर। आप यहाँ पर ये आर्टिकल, ये इंटरव्यू है, ठीक है, इंटरव्यू को आप यहाँ पर जो है रीड आउट कर सकते हैं। इसका जो न्यूज़पेपर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज ही दिया है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 पे देखते हैं कौन सा आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट। आप लोगों के आज आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है, CBI की फुल फॉर्म बताओगे, CBI का हेडक्वार्टर बताओगे, और साथ ही साथ यहाँ पे CBI का यहाँ पर क्या कब फॉर्मेशन हुई थी उस चीज़ के बारे में बताओगे, कब फॉर्मेट हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, साथ ही साथ इसकी फुल फॉर्म। जल्द से जल्द यहाँ पर आप सब लोग कमेंट करोगे जो भी देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर बात करें, जो यहाँ पे LAC का क्लैरिफिकेशन दिख रहा है, क्लैरिफाइंग LAC, यहाँ पे एक न्यू डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है, ये चाइनीज एनवॉय का कहना है, जो सुन वेदोंग है इनका कहना है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो क्लैरिफाई LAC है यहाँ पर और ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा आर्टिकल, इंडिया वॉज टू प्रोटेक्ट जाधव। अब यहाँ पर आप देखोगे कुलभूषण जाधव केस को लेकर, ये केस जो है काफ़ी टाइम पहले से चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे हुआ क्या था मैं आपको चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या था, ये कुलभूषण जाधव को उठा लिया था पाकिस्तान वालों ने, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने अभी भी वहीं पर रखा हुआ है, और इस समय अभी क्या कह दिया गया है, इन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई है। तो इंडिया ने क्या करा है, कंप्लेन करा है, मिस्टर जाधव वॉज नॉट अलाउड टू लीगल द सपोर्ट, यानी कि पहले ये केस जब गया था 2009 में, ये कहाँ पे गया था केस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में ये केस गया था। ICJ ने क्या कहा था कि जो इंडियन के यहाँ पर इंडियन लॉयर्स हैं वगैरह, ये जाके मिल सकते हैं कुलभूषण जाधव से, और वहाँ पर इन सारी चीज़ों से इससे पूछताछ कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इन चीज़ों से लेकर यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब की बार क्या हुआ, अभी रिसेंटली कोई गया था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान वाले जो हैं उनकी फ़ौजी वगैरह जो थे, उनकी जो है उनके पुलिसमैन वगैरह होंगे वो वहाँ पर खड़े हुए थे, ठीक है, कोई यहाँ पर वो सामने ही खड़े हुए थे और कुछ बात वगैरह नहीं कर पाया कोई लॉयर, तो उसके रिगार्डिंग बात हो रही है कि यहाँ पे सही से स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारा, ऑस्ट्रेलिया अर्जेस इंडिया चाइना टू शो रेस्ट्रेंट, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, इंडिया को अर्ज कर रहा है, इंडिया को कह रहा है कि जो इंडिया और चाइना वो मेंटेन करके चलें अपना रिस्ट्रेंट अलोंग दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो सिचुएशन चल रही है उसको मेंटेन करके चलें। नेक्स्ट आर्टिकल है, व्हाई नो पार्लियामेंट डिबेट ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके ऊपर डिबेट क्यों नहीं करी गई, हमारे शशि थरूर जी का यहाँ पर ये कहना है। इट शुड ऑफर मोर रिलायजेबल टारगेट्स फॉर रिसर्च, ठीक है, यहाँ पर ये रिसर्च के लिए और भी ज़्यादा टारगेट हम लोगों को लेकर चलने चाहिए थे।
उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पेज नंबर 10 पे, इंडिया जो है की वैक्सीन रोल प्ले कर सकती है, यानी कि इंडिया के पास क्षमता है वो वैक्सीन रोल प्ले कर सकती है, ऐसा फॉसी का कहना है। फॉसी कौन है? एंथनी फॉसी एक टॉप इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने ये कहा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कि जो इंडिया के पास क्षमता है वो सप्लाई कर सकती है पूरे वर्ल्ड को कोविड-19 वैक्सीन। नेक्स्ट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोनों के ऊपर देखेगा, एनिमल्स को से कैसे सेफ बचाना है, साथ ही साथ क्रॉप्स को। आप देखते होंगे एलिफेंट वगैरह खेत वगैरह में घुस जाते हैं, क्रॉप्स वगैरह बर्बाद कर देते हैं, तो दोनों को सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेगा कि यहाँ पर दोनों चीज़ों से कैसे टैकल आउट करा जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है, पार्लियामेंट पैनल टू डिस्कस ड्राफ्ट EIA। यहाँ पे जो कमेटी है वो मिलेगी अगस्त 7 अगस्त को, तो उसके रिगार्डिंग जब ये नेक्स्ट आर्टिकल आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। जब ये कमेटी वगैरह मिलेगी तो उसके बाद ये आर्टिकल जरूर आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेज नंबर अपने 11 के ऊपर। पेज नंबर 11 पे टफर लॉकडाउन कप्स पर डोमेस्टिक वायलेंस, यानी जितना भी अभी हमने देखा, अभी लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में जो डोमेस्टिक वायलेंस था, यहाँ पे घर पे जो लेडीज़ वगैरह फीमेल्स वगैरह उनके साथ यहाँ पे अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, और ये वायलेंस था ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिखा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ हमें वायलेंस दिखा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेज नंबर 14 के ऊपर। यहाँ पे चाइना जो है वो कंडक्ट ड्रिल इन साउथ चाइना सी, चाइना जो है साउथ चाइना सी में ड्रिल को कंडक्ट कर रहा है। अभी आप देखोगे साउथ चाइना सी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी चल रही है चाइना को लेकर, क्योंकि यहाँ पे चाइना जो है अपना कहता है सी को, और साथ ही साथ जो बाकी कंट्रीज़ है वो इसके स्टेप के अगेंस्ट है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट है, गांधी इनिशिएटिव पासिस US कमिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो जॉन लुइस हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर जो गांधी जी हैं इन और मार्टिन लूथर किंग है, इनकी चीज़ों को लेकर, यहाँ पर इनकी सोच को लेकर क्या करा है, एक कमेटी को पास आउट करा है, उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। पेज नंबर 15 के ऊपर यहाँ पर क्या है, US इकॉनमी जो है वो 33% से, यहाँ पर आप कह सकते हो 33% तक जो है वो श्रिंक आउट कर चुकी है, गिर चुकी है। उसके बाद गोल्ड डिमांड जो है, सोने की डिमांड जो है वो क्या हो चुकी है पिछले 11 साल में, मतलब कि जो अभी तक पिछले 11 साल में अगर देखा जाए, पिछले 11 साल में भी ऐसी डिमांड लो नहीं हुई थी, डिमांड गिरी नहीं थी, जैसे कि अब की बार डिमांड इसकी गिर चुकी है, ठीक है। तो गाइज हम लोगों ने आज का न्यूज़पेपर कवर कर लिया है, और पूरा का पूरा न्यूज़पेपर कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, एक छोटा सा क्लिक करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, एक छोटा सा क्लिक बनता है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके भी जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और सारे नोट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये सारे नोट्स हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल, आज के लिए बाय बाय।